हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो संसाधन का फर्स्ट पार्ट हमने करा था 10th क्लास के लेसन नंबर 1 ज्योग्राफी का, उसी का ही सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, वहाँ हमने पढ़ा था संसाधन और उसके प्रकार के बारे में। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि अगर हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करें तो हमारे सामने क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं या हो रही हैं। ठीक है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो सबसे पहले हमारे सामने समस्या क्या है कि जो हमारे संसाधन हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, या समाप्ति की ओर बढ़ने लगेंगे, हाश्र होने लगेगा उनका। दूसरी समस्या क्या है कि जो संसाधन है वो कुछ ही लोगों तक सीमित हो जाएंगे, और कुछ ही लोग उनमें से कौन से होंगे, जो अमीर लोग होंगे, जो खरीद सकते होंगे उन संसाधनों को। ठीक है, पहले देखो जो पेट्रोल का दाम था वो लगभग 60-70 इस रेंज में रहता था, फिर धीरे धीरे 80-90 और अब 110 की रेंज में होने लग गया। अब धीरे धीरे ये जो दाम है वो अगर बढ़ता रहा तो होगा क्या, ये जो पेट्रोल है, ये संसाधन सिर्फ अमीर लोगों के हाथ की ही चीज़ रह जाएगा। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया, इसको एक एग्जांपल के तौर पर ही लेना। इसके अलावा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से कुछ वैश्विक समस्याएं, जिससे कि पूरा विश्व जूझ रहा है, वो भी पैदा हो जाती हैं। जैसे प्रदूषण है, प्रदूषण के कारण होता क्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ओजोन लेयर में जो है वो छेद हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि पराबैंगनी किरणें जो हैं वो धरती पर आकर हमको नुकसान पहुंचाती है। ऐसे ही भूमंडलीय तापन हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इससे क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण होता क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जितनी भी बर्फ़ है जमी हुई है ग्लेशियर वगैरह के रूप में, वो पिघल कर समुद्र में आ जाएगी, और समुद्र का जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ने से क्या होगा, जो द्वीप समूह वगैरह हैं ये डूबने का डर रहता है। ठीक है, और क्या है, जो तीसरी समस्या है वो समस्या है भू निम्नीकरण की। अब तुम एक चीज़ देखो, जो पृथ्वी है उस पर 71% के आसपास जल है, यानी कि बचा हुआ 29% ही वहाँ पर जो है भूमि है। ठीक है, और अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है और जो बर्फ़ है वो पिघलती है तो ये 29% से भी कम रह जाएगी। ठीक है, तो जिससे क्या है, भू निम्नीकरण की भी समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा भू निम्नीकरण के और भी जो हैं कारण हो सकते हैं, उनको हम इसी वीडियो में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक टर्म है सतत पोषणीय विकास, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, 1-2 नंबर में, 3 नंबर में ये डेफिनेशन आ जाती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है जानने के लिए। तो ये क्या है, ये एक इस प्रकार की डेवलपमेंट है या इस प्रकार का विकास है जिसमें क्या है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, और भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उसकी आवश्यकताओं को भी तुम इग्नोर नहीं करोगे। ठीक है, यानी कि मान लो हम संसाधनों का उपयोग तो कर रहे हैं। ठीक है, हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से करना है कि हमारा एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे और हमारी आने वाली जनरेशन भी उन संसाधनों को उपयोग में ला सके। ऐसा नहीं है कि हम संसाधनों का उपयोग तो कर रहे हैं तो पोल्यूशन भी कर रहे हैं, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनको जल्दी जल्दी ख़त्म भी कर रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन क्या यूज़ करेंगी। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास क्या बोलता है कि हमें ऐसा विकास करना है जिससे जो पर्यावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है, वो भी प्रदूषित ना हो और हमारी जो है आने वाली जनरेशन भी उन संसाधनों को उपयोग में ला सके। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो सतत पोषणीय विकास है इसको ही लेकर, और जो जलवायु, ठीक है, जो भी संसाधनों के ज़्यादा उपयोग से
जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको लेकर एक समिट हुआ था, एक मीटिंग हुई थी वर्ल्ड लेवल पे, रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील के अंदर है, ब्राज़ील की राजधानी है। वहाँ पर 1992 में एक समिट हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था जिसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, इस सम्मेलन के अंदर जितने भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुद्दे हैं या जलवायु को लेकर मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा हुई थी और उन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश हुई थी। इसी सम्मेलन में एक एजेंडा 21 नाम का एक दस्तावेज सभी देशों ने उस पर साइन किया था। ठीक है, तो साइन करने के बाद क्या है कि और ये जो मुद्दा है ये सतत पोषणीय विकास को लेकर था, एजेंडा 21। ठीक, ये जो मुद्दा है सतत पोषणीय विकास को लेकर था, एजेंडा 21, जिस पर लगभग 100 से अधिक देशों ने रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के दौरान हस्ताक्षर करे थे। ठीक है, और ये सम्मेलन किस लिए हुआ था? जलवायु परिवर्तन के मुद्दों और उनके समस्याओं के हल को ढूंढने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि संसाधन नियोजन होता क्या है। ठीक है, और संसाधन संरक्षण क्या होता है। अब देखो, नियोजन क्या होता है? किसी चीज की प्लानिंग करना, प्लान करना। ठीक है, या योजना बनाना किसी चीज की। ठीक है, और संरक्षण का मतलब होता है बचा कर रखना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब दोनों के एग्जाम्पल के साथ मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे नियोजन, संसाधन नियोजन की बात कर रहे हैं हम। मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपये और उनका वो तुम्हारे लिए संसाधन है, क्योंकि उसको तुम आगे अपनी वस्तुएं या अपनी ज़रूरतें पूरी करने में यूज़ करोगे। ठीक है, तो उनको योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना, ये क्या है? संसाधन नियोजन, ताकि हमारा आने वाला पूरा महीना कट सके। ऐसे ही जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनको हमें ऐसे ही यूज़ करना है कि हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं उनको और आने वाली जनरेशन भी हमारी उसको यूज़ कर सके। ठीक है, तो इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना चला रखी है, पंचवर्षीय योजना। तो ये करते क्या है, पहले बजट डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतना इतना पैसा इस सेक्टर में खर्च करेंगे और फिर 5 साल तक उस हिसाब से पैसे को खर्च करते हैं और फिर 5 साल बाद देखते हैं कि हमने सही योजना बनाई थी या हमने कितना विकास करा, उस पर बहस भी होती है इनकी। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा ये है संसाधन संरक्षण, इसको देखते हैं। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचा कर रखना। बचा कर रखना मतलब संसाधन को ज़्यादा खर्च होने से रोकना। ठीक है, हमें पता है जो संसाधन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सीमित है, कम मात्रा में है। ठीक है, तो अगर हम उसको ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो क्या है, वो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी हानिकारक है। तो इसलिए हम क्या करें, संसाधन का संरक्षण एक बहुत ही अहम उपाय है इस पर्यावरण को बचाने के लिए भी। ठीक है, और आगे वाली जनरेशन के लिए संसाधन बचाने के लिए भी। ठीक है, दोनों टर्म समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं भू संसाधन। जो हमारी ज़मीन है यानी कि भूमि है, वो भी एक संसाधन है। ठीक है, भूमि पे हम क्या करते हैं, रहते भी हैं, यहाँ पे यातायात संबंधी वो भी करते हैं गतिविधियाँ। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब यहाँ पे हम बिजनेस भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारी गतिविधियाँ भूमि पर होती हैं और हमें पता है कि संसार में 71% तो जल है, 29% पे ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो क्या है, ये एक प्राकृतिक संसाधन तो है भूमि, लेकिन बहुत ही सीमित है। सीमित इस वजह से है, ये मैंने थोड़ा फैक्ट आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा भूमि का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ये भी मैंने बता दिया कि हम रहने के लिए करते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए यहाँ पे यूज़ होता है इनका। ठीक है, अब भारत में जो भूमि है वो
43% यानी कि 43% तो मैदानी भाग है। ठीक है, यहाँ पे पर्वतीय जो भाग है वो लगभग 30% है और 27% यहाँ पे पठारी भाग है। ठीक है, तो मैदानी भाग तो जो सपाट होता है यानी कि ज़्यादातर जनसंख्या यहीं रहती होगी, पर्वतीय भाग में तो कम रहती है और पठारी में तो और कम मतलब मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर खनिज वगैरह होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में कहाँ रहती है? ये रहती होगी मैदानी क्षेत्र में, और उत्तरी गंगा के मैदान में तो और भी ज़्यादा, ठीक है, फोकस रहता है। इसके अलावा देखते हैं भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। भूमि का उपयोग होता है वन में। ठीक है, भारत में ज़्यादातर क्षेत्रों में अगर देखोगे तो वन ही है। मध्य प्रदेश वगैरह में देखो, ठीक है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इन क्षेत्रों में मोस्टली वन है। ठीक, अब देखोगे जो कृषि है, कृषि योग्य भूमि भारत में बहुत ही सीमित मात्रा में है। ठीक है, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि जो है शहरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो उसमें क्या है, फैक्ट्री वगैरह बनानी पड़ती हैं। ठीक है, और शहरीकरण से लोग ज़्यादातर शहरों का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो दायरा बढ़ने से क्या है, जो कृषि योग्य भूमि है वो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, क्योंकि एक तो हमारे पास सिंचाई के संसाधन नहीं है जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में दूसरे देशों के पास हैं। ठीक है, और ऊपर से शहरीकरण और औद्योगिकरण भी एक समस्या बन रहा है कृषि के लिए। इसके अलावा हम गैर कृषि गतिविधियां करते हैं भूमि पर, जिनमें कि रहना है, घर वगैरह बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, ठीक है, सड़कें बना रहे हैं, टनल्स बना लेते हैं, सुरंग जिसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो भूमि उपयोग है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब कि हम भूमि को जो उपयोग करते हैं वो किस आधार पर करते हैं। तो सबसे पहला भू आकृति के आधार पर, कि अगर मैदानी भाग है तो वहाँ पे ज़मीन ज़्यादा प्रयोग में आएगी, और पर्वतीय भाग है तो वहाँ पे ज़मीन लिमिटेड यूज़ में आएगी। कैसे? जैसे प्लेन एरिया है तो यहाँ पे यातायात भी हो सकता है, मकान भी आसानी से बन सकते हैं। अब पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर सड़कें बनाने में दिक्कत होगी, मकान बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो उपयोग इस आधार पे करते हैं कि यहाँ पर तो मकान आराम से बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मकान बनाने में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। तो इस वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं या पठारी भाग है, वहाँ पर जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और मैदानी भागों में ये ज़्यादा होती है। जलवायु है, अगर जलवायु नॉर्मल होगी, ठीक है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, तो वहाँ पर भी लोग ज़्यादा रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा ठंडी जलवायु होगी तो वहाँ पर लोग कम रहेंगे, या बहुत ही ज़्यादा गर्म जलवायु होगी तो वहाँ पर भी लोग बहुत कम रहेंगे। ठीक है, तो भूमि उपयोग वहाँ पर कम होगा। ऐसे ही मिट्टी का प्रकार, अगर मिट्टी उपजाऊ है तो वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, क्योंकि कृषि एक संसाधन बन जाएगा वहाँ पे, लोगों के लिए कमाई का ज़रिया बन जाएगा। और अगर वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो वहाँ पर लोग कम रहेंगे, तो जिससे क्या है, भूमि का उपयोग कम होगा। ठीक है, ऐसे ही उद्योग धंधे हैं, जहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, लोग ज़्यादा रहेंगे तो भूमि का उपयोग भी ज़्यादा होगा। जहाँ पर उद्योग धंधे नहीं होंगे तो वहाँ पर भूमि का उपयोग भी कम होगा। ऐसे ही नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर भूमि का उपयोग ज़्यादा होगा, जहाँ पर जनसंख्या कम होगी वहाँ पर भूमि का उपयोग कम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं भू निम्नीकरण। अब हमें पता है जो भूमि है वो क्या है, सीमित है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में है, हमारे पास 29% ही है पूरे विश्व में। तो क्या है कि हम धीरे धीरे भूमि क्या कर रहे हैं, निम्न कर रहे हैं, मतलब कम करे जा रहे हैं। कम होने के कारण क्या है भूमि, एक तो हम क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं। वन उन्मूलन मतलब वनों को काटना या नाश करना उनका। वो किस लिए हो रहा है, शहरीकरण की वजह से हो रहा है, शहरीकरण की वजह से। ठीक है, या हम क्या कर रहे हैं, अपने पशुओं को ज़्यादा चरा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, भूमि बंजर हो रही है, कृषि योग्य नहीं बच रही, तो वो भी भू निम्नीकरण का कारण है। या हम क्या कर रहे हैं, जो खादान है,
खादान मतलब खान वगैरह होती हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है या लोहा निकाला जाता है, तो इनकी खुदाई करके हम वहाँ पे खाई या गड्ढे बना के छोड़ देते हैं, जिससे भूमि को नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा अगर कहीं पर हम पेड़ काट रहे हैं तो वो क्या है, मृदा अपरदन होगा। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव होगा। बारिश आ गई तो मिट्टी बह जाएगी, ठीक है। तेज हवा चली तो मिट्टी बह जाएगी। तो इससे होगा क्या, जो भूमि है उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, क्वालिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, भूमि के निम्नीकरण होने का कारण कचरा। हमने प्लास्टिक फेंक दी एक जगह ग्राउंड में, तो होगा क्या, उस प्लास्टिक के रिसाव से होगा क्या, वो रिसाव भूमि के नीचे जाएगा, भूमिगत जल में मिलेगा और उस भूमि की जो क्वालिटी है उसको खराब कर देगा, ठीक है। अब इसके उपाय क्या हैं, ठीक है। हम भूमि के निम्नीकरण को कैसे रोक सकते हैं, इसके उपाय क्या क्या हैं। एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, एक तो ये है। दूसरा क्या है, जो हम ज़्यादा चराई करवा रहे थे, इस चराई पे हम क्या कर दें, प्रतिबंध लगा दें, ठीक है। कुछ प्रतिबंध लगा दें, बिल्कुल बंद तो नहीं करवा सकते पशुओं को खाना, लेकिन उचित प्रतिबंध लगा दें या कुछ कंडीशंस लगा दें। या जो खादान है, ये जो गड्ढे बना बना के छोड़ देते हैं, ठीक है, खुदाई के बाद, इसके लिए कुछ सरकार को नियम और कानून बनाने चाहिए ताकि ऐसे ये छोड़े ना भूमि को और नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा मृदा अपरदन को रोकने के लिए एक तो वृक्ष का सहारा ले सकते हैं हम लगाकर, या क्या कर सकते हैं, जो खेत होते हैं उनके किनारे किनारे पे रक्षक मेलखा बना सकते हैं। जैसे मान लो ये खेत है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेड़ लगा दिए कोने कोने पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हवा चलेगी तो ये मेरे पेड़ जो हैं ये भूमि को संरक्षित रखेंगे, ये बारिश से मिट्टी बहने से भी रोकेंगे और तेज हवाओं के झोंकों को भी मेरे इस खेत को की रक्षा करेंगे। तो रक्षक मेलखा बना सकते हैं, ठीक है, या इसके आसपास क्यारियां बना सकते हैं। और जो कचरा है इसके प्रबंधन के लिए भी सरकार को नियम उठाने चाहिए, ठीक है, वैसे उठा रही है। अगर आजकल न्यूज़ देख रहे हो तो सरकार कुछ और भी कोशिश कर रही है। एक जो पर्यावरण संरक्षण को लेके एक बैठक हो रही है COP26, ठीक है, ये ग्लासगो में हो रही है, शायद अब बंद भी हो गई है। इसमें 196 देश शामिल हैं, ठीक है। तो इस पर भी थोड़ी सी न्यूज़ देख लेना, तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड ही है लगभग। तो जलवायु संरक्षण को लेकर ही है वो, कि जो हम संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो इससे हो क्या रहा है कि कार्बन उत्सर्जन हो रहा है और हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है और उससे काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग से। तो उसको रोकने के लिए विश्व के 196 देश इस मुहिम में शामिल हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स अ लॉट।